आपने अपने पेशाब में झाग नोटिस की। आप डॉक्टर के पास चले गए, पता चला कि पेशाब में प्रोटीन आ रहा है। अल्लाह अल्लाह करके आपका डायग्नोसिस बना और फिर आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गई। अब असल सवाल ये है कि इस ट्रीटमेंट से कितनी देर में आपका प्रोटीन यूरिया कंट्रोल होगा। इस सवाल का जवाब डिस्कस करेंगे हम आज की एपिसोड में, लेकिन उसमें जाने से पहले दो बहुत अहम चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैसका फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सर्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर, अपनी नेफ्रोलॉजी सीट से, अपने घर वाले स्टूडियो से। पाकिस्तान में जब एक दफ़ा मरीज़ के पेशाब में झाग आ जाए तो वहाँ से लेके फाइनल डायग्नोसिस और मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट होने तक बहुत लंबा सफ़र होता है। पहले उसको मानना पड़ता है कि मेरे पेशाब में झाग आ गई है, फिर उसको 25,000 बंदों से पूछने के बाद कंफर्म होता है कि ये प्रोटीन हो सकता है। फिर वो अल्लाह अल्लाह करके सारी मंजिलें क्रॉस करके दम दरूद होम्योपैथिक रिश्तेदारों ने कोई तवीज़ तो नहीं कर दिया, किसी ने मुझे पॉइज़न तो नहीं दे दिया, और सारे एक्सपेरिमेंट करके फिर वो फाइनली मेडिकल लाउंजेस में पहुंचता है जहां पे उसको पता चलता है कि उसके पेशाब में प्रोटीन है। और वो भी अगर उसका कोई प्रोटीन चेक कर ले और 1+2+ से आगे निकल के उसका प्रोटीन क्वांटिफाई कर ले, फिर अल्लाह अल्लाह करके ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। और इस पेशेंट बेचारे ने इतना लंबा सफ़र किया होता है, इतनी मुश्किलें काटी होती हैं। अब वो कहता है मेरा रातों रात प्रोटीन ख़त्म हो जाए, जो कि नहीं हो सकता। अब ये प्रोटीन ट्रीटमेंट से ख़त्म कैसे होता है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। आपके एक गुर्दे में तकरीबन 10 लाख फ़िल्टर होते हैं, 1 मिलियन फ़िल्टर होते हैं हर एक गुर्दे में, जिनको हम कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, एक लंबा सा पाइप होता है जिसको ट्यूब्यूल कहते हैं, दूसरा एक बॉल की स्ट्रक्चर वाली चीज़ होती है जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। इस ग्लोमेरुलस के काफ़ी सारे हिस्से होते हैं जो कि मिला के एक छननी या फिल्टर टाइप बनाते हैं जिसको हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। जब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज होती है तो आपके पेशाब में प्रोटीन आना शुरू हो जाता है, और इस मेम्ब्रेन को डैमेज करके ही ये सारी बीमारियां, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, लूपस नेफ्राइटिस, मेम्ब्रेनस नेफ्राइटिस, आईजीए नेफ्रोपैथी आपके पेशाब में प्रोटीन करवाती हैं। तो इसका मतलब है जो आपकी ट्रीटमेंट है वो भी इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन और ग्लोमेरुलस वाले हिस्से को अफेक्ट करके ही आपका प्रोटीन यूरिया बेहतर कराती है। और उसके होते हैं दो हिस्से। पहला, आपके ग्लोमेरुलस के अंदर इन्फ्लेमेशन कम करनी है, और ये यूजुअली होता है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन जैसे कि स्टेरॉइड्स, माइकोफेनोलेट, टेक्रोलिमस, प्रोग्राफ के नाम से, रेटोक्सीमैब, आपने ये मोटे मोटे नाम सुने हैं। इनका मकसद होता है बेसिकली कि ग्लोमेरुलस के अंदर इन्फ्लेमेशन कम हो। आल्दो इनका एक और काम होता है, वो हम तीसरे स्टेप में डिस्कस करते हैं। दूसरी वो दवाइयाँ होती हैं जो कि इस ग्लोमेरुलस या बॉल के अंदर जो गुर्दे के मर्ज़ की वजह से या किसी बीमारी की वजह से प्रेशर चेंजेस हो चुकी हैं, उस प्रेशर को कम करती हैं। ये वो हमारी मशहूर ज़माना प्रोटीन वाली दवाइयाँ हैं, SGLT2 इनहिबिटर्स, लोसार्टन, लिसिनोप्रिल, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जैसे कि फिनरिनोन, और अब GLP-1 एगोनिस्ट जैसे कि ओजेम्पिक। तो लोकली ग्लोमेरुलस के अंदर इन्फ्लेमेशन कम करनी होती है कुछ बीमारियों में, उन बीमारियों में भी, और बाकी बीमारियों में हमने ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर कम करना होता है, ये 3-4 दवाइयों के ग्रुप यूज़ करके, जिससे हमारे प्रोटीन की जो लीकेज है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होनी शुरू हो जाती है। कितनी आहिस्ता आहिस्ता, कितना टाइम लगता है, उसके लिए हम आगे 4-5 केसेस डिस्कस करते हैं। और तीसरा कंपोनेंट जो मैंने आपको दवाइयों का बताया, इन्हीं इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन ने पीछे जाके आपके बॉडी में, आपके बोन मैरो में, जहाँ पे ऑटोइम्यून सिस्टम काम करके एंटीबॉडीज़ बना रहा है, उनको भी सप्रेस करना होता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने इंसुलिन या अच्छी दवाइयों के साथ या अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ डायबिटीज़ को कम करना होता है। तो फाइनली आपने दवाइयाँ यूज़ करनी है लोकली बेसमेंट मेम्ब्रेन पे एक्ट करने के लिए, जहाँ पे वो प्रोटीन कम करवाएंगी, और पीछे जो डैमेज की असल वजह है, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, कोई आप दवाई ले रहे हैं, कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, उसको आपने सप्रेस करना है, उसको ख़त्म करना है जितना बेहतर और नेचुरली हो सके। तो ये सारी चीज़ें मिलके आपके प्रोटीन यूरिया को कम करती हैं। अब हर पेशेंट डिफरेंट है, हर पेशेंट की बीमारी डिफरेंट है, हर पेशेंट की बीमारी की नौयत डिफरेंट है, उसका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। ये सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करते हैं अगले 4-5 केसेस में। हमारे पहले पेशेंट एक 36 साल नौजवान हैं जिनको काफ़ी देर से पेशाब में झाग आ रही थी। नेफ्रोलॉजिस्ट ने इनको 1+2+ पे लगाया हुआ था,
और मरीज़ को समझ नहीं आ रही थी कि मेरा प्रोटीन यूरिया बेहतर हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब हमने चेक किया तो इनका प्रोटीन था तकरीबन 1000 मिलीग्राम। बेसिक 2 दवाइयाँ हमने स्टार्ट की और उसके साथ साथ इनके जो 26,000 और मसले थे वो मैंने ख़त्म किए। ये ओवरवेट थे, टका के ओवरवेट थे, ये जंक फूड के माहिर थे, जिसको हम कहते हैं मैं फूडी हूँ, ये वो थे। और उसके बाद ये सिगरेट भी पीते थे। इनका 4 महीने में जुलाई 2024 में ही प्रोटीन यूरिया 130 मिलीग्राम पे आ गया। और ये वो वाहिद पेशेंट हैं पिछले कुछ सालों में जिनकी मैंने दवाई बंद करनी शुरू की। इनको हर दवाई 2 से मैं 1 पे ले आया, प्रोटीन कंट्रोल रहा। इनका फॉलो अप 3 महीने से मैं 6 महीने पे ले आया। अब ये अभी गायब हो चुके हैं पाकिस्तानी स्टाइल में, और मैं इनके वेट कर रहा हूँ कि अब पता नहीं जब ये साल 2 साल बाद वापस आएंगे तो सरप्राइज़ होगा, मेरी लॉटरी निकलेगी या इनकी लॉटरी निकलेगी। हमारे अगले पेशेंट भी एक मेल हैं 50 साल के करीब। इनके भी डायग्नोसिस का नहीं पता। इनका गुर्दे का मर्ज़ और प्रोटीन यूरिया बहुत पुराना था। जब मेरे पास आए जनवरी 2024 में तकरीबन, तो ये तकरीबन 1 ग्राम के करीब प्रोटीन था। इनको तकरीबन 1.5-2 साल लग गए। सितंबर 2025 में जाके इनका सारा लाइफस्टाइल करके दवाइयाँ प्रॉपर करके प्रोटीन 350 मिलीग्राम के करीब आया, जो कि आलमोस्ट आइडियल है इतने पुराने प्रोटीन यूरिया वाले पेशेंट का। नेक्स्ट पेशेंट प्री डायबिटीज़ के हैं और इनका प्रोटीन तकरीबन 200 या 250 एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशो था, यानी कि एल्ब्यूमिन 250 मिलीग्राम के करीब था। और इनको भी काफ़ी 6-7 माह लग गए, क्योंकि ये फार्मासिस्ट भी हैं, ये आधे पढ़दे खुद भी डॉक्टर हैं, तो जो कुछ एक्सपेरिमेंट अपने पे खुद से करते थे, कुछ मेरी बात मान लेते थे। तो धक्का दुक्का लगा के फाइनली इनका 5-6-7 माह में प्रोटीन यूरिया तकरीबन एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशो 60 मिलीग्राम पे आ गई, जो कि बहुत बेहतर है 250 मिलीग्राम से। चौथे पेशेंट हमारे मशहूर ज़माना पेशेंट हैं। ये वो पेशेंट हैं जिनसे 1 नहीं 2 नहीं 4-5 किताबें और कोई 2-3 नावल लिखे जा सकते हैं। ये हमारे पास सितंबर 2023 में आए। इनको मैं कई दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ और इनका प्रोटीन था तकरीबन 7 ग्राम। डायबिटीज़ की वजह से इनके मोहल्ले के डॉक्टर ने, फैमिली डॉक्टर ने इनको कहा हुआ था कि आप डायलिसिस पे जाओ ही जाओ, और मैंने कहा जी मुझे पहले कुछ हिम्मत कर लेने दें फिर देखते हैं। और फाइनली तकरीबन 4-5 माह के बाद ही मई 2024 में इनका प्रोटीन यूरिया 7 ग्राम से बेहतर होकर तकरीबन 1 ग्राम पे आ गया। अच्छा, उसके बाद फिर इनका पाकिस्तानी निकल आया, और वो जो इनका फैमिली फिजिशियन था, जिनको इनका असल में पता था कि क्यों ये पेशेंट डायलिसिस पे जाओ ही जाओ, तो उस डॉक्टर के कहने का ये मतलब नहीं था कि ये अपने डायबिटीज़ और प्रोटीन यूरिया की वजह से डायलिसिस पे जाओ। उनको पता था कि ये अपनी हरकतों की वजह से डायलिसिस पे जाओ। और अब मुझे भी ये लगता है, मैं भी उस फिजिशियन की तरह कह सकता हूँ कि ये पेशेंट डायलिसिस पे जाओ ही जाओ और बड़ी जल्दी जाओ। अगले 2 केसेस हैं सीवियर प्रोटीन यूरिया वाले, और वो बीमारियां जिनको बाज़ औक़ात सालों लग जाते हैं प्रोटीन बेहतर होते। इनमें पहले पेशेंट मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी के हैं। इन्होंने पहली दफ़ा हमें पिछले हफ्ते ही कंसल्ट किया है। ये तकरीबन अगस्त 2024 में फ्रॉथी यूरिन की वजह से डायग्नोज हुए, और इनका प्रोटीन यूरिया था तकरीबन 36 ग्राम। 36 ग्राम बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, यानी कि आप बस मरे नहीं, यही आपकी खुशकिस्मती है। और जब ये पाकिस्तान आ गए तो वापसी के बगैर इनका ट्रीटमेंट कुछ टेस्ट की बेसिस पे स्टार्ट कर दिया गया, जिससे मैं अभी तक पाकिस्तान के सिनेरियो में एग्री नहीं करता। अमेरिका, यूरोप में वापसी के बगैर इट्स फाइन। पाकिस्तान की सेटिंग में मेरा ख्याल है कि वापसी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे और बड़े फड्डे हैं उन बीमारियों और उन टेस्टों को अब नॉर्मल शो करने के लिए, जो कि अमेरिका और यूरोप में नहीं है। बहरहाल ये काफ़ी दवाई खा चुके हैं, ये रिटॉक्सीमैब के 4 इंजेक्शन लगवा चुके हैं, और अभी 12 महीने के बाद भी इनका प्रोटीन यूरिया तकरीबन 8 ग्राम है। और आगे देखते हैं कि मैं इनके साथ कौन सा कोई जादुई ट्रिक करूँगा कि इनका प्रोटीन यूरिया बेहतर होगा। आखिरी पेशेंट FSGS फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस के हैं। इनको चाइल्डहुड में भी 2 एपिसोड हो चुकी हैं। इनका प्रोटीन था तकरीबन 20 ग्राम अक्टूबर 2023 में, और ये वो पेशेंट थे जिनको हाई डोज स्टेरॉयड दिए गए। 1 महीने नवंबर में तकरीबन ये 20 ग्राम से 8 ग्राम पे आ गया। उसके बाद अगले 4 महीनों में फरवरी में आई बिलीव ये 4 ग्राम था, जून में फिर 2 ग्राम था, और 12 महीने के बाद दिसंबर 2024 में ये बिल्कुल नॉर्मल 300 मिलीग्राम पे आ चुका था। उसके बाद ये भी माशाल्लाह रिलैक्स हो गए पाकिस्तानी स्टाइल से। अभी धक्का दुक्का लगा के इनको हमने फॉलो अप कराया है ज़बरदस्ती, और अभी तक अल्लाह का शुक्र है इनका प्रोटीन यूरिया वेल कंट्रोल्ड है।
अब हम इस सारे सिनेरियो से, इन सारे केसेस से नतीजा क्या है करते हैं कि अगर आपका बहुत मामूली सा प्रोटीन यूरिया है, मामूली सी वजह है, तो अच्छी मेडिसिन के साथ, अच्छे लाइफस्टाइल के साथ कुछ महीनों में ही ये रिवर्स हो सकता है, और हो सकता है सारी उम्र वापस ना आए। कुछ सिनेरियो में बीमारियां ऐसी हैं कि वो इतना स्ट्रक्चरल चेंजेस कर देती हैं कि उनको महीनों, बाद का साल से ज़्यादा लग जाता है आपका प्रोटीन यूरिया बेहतर होते। और कुछ हमारे मशहूर ज़माना केस की तरह ऐसे पेशेंट हैं जो कि प्रोटीन यूरिया बेहतर तो बड़ी जल्दी कर लेते हैं, लेकिन अपनी हरकतों की वजह से, अपनी हैबिट्स की वजह से उसको सस्टेन नहीं कर पाते, अपने पाकिस्तानी को अंदर दबा के नहीं रख पाते, और वो पाकिस्तानी और उसके साथ उसका प्रोटीन यूरिया दोनों वापस आ जाते हैं, जिन केसेस में मैं बहुत दुखी होता हूँ और मुझे बड़ा अफसोस होता है। प्रोटीन यूरिया कितनी देर में कंट्रोल होता है, इसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस था? आप क्या एक्सपेक्ट करते थे? आप कौन सी अद्वियात यूज़ करते हैं? क्या अभी भी आप उसी मिथ में और हकीम साहब और होम्योपैथिक साहब की मिथ में फंसे हुए हैं कि प्रोटीन यूरिया का कोई इलाज नहीं है? तो आपने अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना है। ये इतना फ्रस्ट्रेटिंग टॉपिक है इस डिस्कशन वाला कि प्रोटीन यूरिया कंट्रोल होता ही नहीं है, कि मेरे जैसा बंदा कहता है कि यार इसको ना ही डिस्कस करें तो बेहतर है। लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, पाकिस्तानी मरीज़ों को देख रहे हैं, पाकिस्तानी फ़िलासफ़ी में काम कर रहे हैं, तो हमें इस पे बहस करती रहनी पड़ेगी। और जब तक कि हर पाकिस्तानी के पास अपने बटवे में अपना क्रिएटिनिन का नंबर, अपने प्रोटीन यूरिया का नंबर नहीं होगा, मैं आपका दिमाग खाता रहूँगा। मुलाकात होगी प्रोटीन यूरिया से रिलेटेड ही एक बड़ी इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स एपिसोड, मोस्ट लाइकली इस फ्राइडे को। अल्लाह हाफ़िज़।